हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 9th का राजनीति शास्त्र का चैप्टर 4, जिसका नाम है देखिए लोकतंत्र में निर्वाचन की राजनीति। ठीक ना। इससे पहले जो है 3 चैप्टर इसका जो है हम लोग सभी का क्वेश्चन आंसर अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय तीनों चैप्टर का करवा चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, आप एक एक करके खोज लीजिए, मतलब ठीक ना। और क्या कीजिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए, ये वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग जो चौथा चैप्टर का जो है अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक ना, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय। बाकी दीर्घोत्तरीय जो है इसका अगला वीडियो आएगा, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो इंड स्क्रीन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो समय को न गवाते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मतदान क्या है? मतदान का अर्थ क्या होता है? इसका देखिए उत्तर हो जाएगा, जब मतदान करने की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति भाग लेकर अपने मत का प्रयोग करता है तो इसे मतदान कहा जाता है। यानी जब लोग जो है वोट देता है, जब लोग जो है वोट देता है तो उसी वोट को ही क्या कहते हैं हम लोग? मतदान कहते हैं। ठीक ना। चलिए दूसरा देखिए है कि मतदाता किसे कहा जाता है? मतदाता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कि चुनाव में मतदाता करने वाले व्यक्ति को मतदाता कहते हैं। यानी जो चुनाव में जो मतदान करता है, जो चुनाव में क्या करता है, मतदान करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मतदाता कहते हैं। जैसे मान चलिए हम वोट देने गए तो हम क्या कहलाएंगे? मतदाता कहलाएंगे, क्योंकि हम जो चुनाव में गए मतदान कर रहे हैं, मतलब मत का हम दान कर रहे हैं, हम अपना मत का दान कर रहे हैं, तो उसी को मतदाता कहते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि राजनीति प्रतिद्वंदिता का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, एक ही राजनीति पद के लिए दौड़ने वाले उम्मीदवार राजनीतिक प्रतिद्वंदी कहलाते हैं। मतलब एक ही राजनीतिक पद के लिए दौड़ने वाले जो होता है उम्मीदवार, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिद्वंदी कहते हैं। कहने का मतलब देखिए प्रधानमंत्री कोई भी एक ही को बन सकता है, मुख्यमंत्री कोई भी एक राज्य का एक ही को बन सकता है, लेकिन उसके चलते बहुत सारे जो है मतलब नेता जो है खड़े हो जाते हैं, तो उसको प्रतिद्वंदी बोलते हैं, और जो लोग खड़े हुए हैं उसको प्रतिद्वंदी बोलते हैं। ठीक ना। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मताधिकार किसे कहते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, नागरिकों द्वारा अपने मत के प्रयोग करने अधिकार को मताधिकार कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि निर्वाचन क्षेत्र क्या है? निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है? इसका उत्तर हो जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि खास क्षेत्र जो प्रतिनिधि निर्वाचित जनता के द्वारा किया गया, तो उसको निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चलिए देखिए हम लोग इसका देखिए कितना था, अति लघुत्तरीय में 5 क्वेश्चन था, अब है लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो लघुत्तरीय क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, निर्वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पहला क्वेश्चन क्या, निर्वाचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसका उत्तर देखो हो जाएगा, आधुनिक युग में जहाँ प्रत्येक देश में बहुत बड़ी आबादी है जो कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में निवास करती है, तो ऐसी परिस्थितियों में यह कदापि संभव नहीं है कि सभी मिल बैठकर प्रत्येक समस्या का निपटारा बिना चुनाव के आम सहमति से तय कर ले। वास्तव में ऐसा कर पाना न तो संभव है और न तो व्यवहारिक है, इसलिए निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। निर्वाचन कहने का मतलब वोट, निर्वाचन कहने का मतलब वोट। जैसे सरकार को हम लोग चुनते हैं, है ना, हम लोग चुनते हैं, तो अगर कोई हो सकता है ऐसे कि हम मतलब हम कोई सरकार को चुन ले, जैसे मोदी सरकार को चुन ले, किसी को नीतीश कुमार पसंद होगा प्रधानमंत्री बनाने का, किसी को ममता बनर्जी को होगा मन कि बनाने का प्रधानमंत्री, तो क्या ऐसे हम जो है चुन के हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि सबका जो है अलग अलग पसंद है। कोई ममता बनर्जी को चाह रहा है कि नहीं ये प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कोई नीतीश कुमार को चाह रहा है कि नहीं नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, और कोई जो होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो कि प्रधानमंत्री फिर से नरेंद्र मोदी को ही बनाना चाह रहे होंगे। तो सबका अलग अलग राय है। तो इस तरह से मिल बैठ के क्या है जो हम लोग, इसका मतलब हम जो है चुनाव को मतलब क्या कर सकते हैं, हम इसको चुन नहीं सकते हैं कोई भी नेता को, इसलिए जो है निर्वाचन की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब वोट का, अब वोट होता है तो जिसका सबसे ज़्यादा वोट होता है उसको बनाया जाता है, समझे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, निर्वाचन को लोकतांत्रिक बनाने की किन्हीं 4 शर्तों का वर्णन करें। यानी निर्वाचन यानी वोट को लोकतांत्रिक बनाने का किन्हीं 4 शर्तों को लिखे। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला शर्त हो जाएगा कि चुनाव सार्वजनिक हो, जिसमें सभी मतदाताओं को बिना किसी भेदभाव में के मतदान करने का अधिकार प्राप्त रहे, सबों के मतों का मूल्य भी एक हो। मतलब कहने का मतलब हुआ कि चुनाव जो है सार्वजनिक है, यानी कि सभी को मिला के होना चाहिए, ठीक ना, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेदभाव के। ये नहीं कि मतलब ये है
हम मान चलिए लालू यादव खड़ा हुआ, वो यादव है तो यादव लोग ही वोट देगा, ऐसा बात नहीं, बिना भेदभाव के, ठीक ना। और सबों के मतों का मूल्य भी एक हो, और जितना भी चाहे गरीब हो या अमीर हो तो उसका जो वोट का जो कीमत है वो एक समान होना चाहिए। ये नहीं कि अमीर आदमी कोई वोट दे दिया तो उसका मतलब वोट का समझिए 1 वोट दिया तो उसका 100 वोट जुड़ाएगा, और गरीब आदमी दिया तो 1 वोट का 1 ही वोट जुड़ेगा, ऐसे बात नहीं है। सभी को जो मतों का जो मूल्य है एक समान होना चाहिए। अब देखिए दूसरा है, निर्वाचन में विभिन्न दलों के उम्मीदवारों को भाग लेने का अधिकार हो। बोल रहा क्या, निर्वाचन में जो विभिन्न दलों के, ठीक ना, उम्मीदवारों को भाग लेने का अधिकार हो, जिससे मतदाताओं के सामने विकल्प की सुविधा हो, ठीक ना, जिससे विकल्प की सुविधा हो। मतलब जो वोट देने जाए ना तो वो क्या करे कि मतलब अलग अलग दल के अगर खड़ा रहेगा, मतलब बहुत सारे लोग अगर खड़ा रहेगा तो क्या करेगा कि उसके पास विकल्प रहेगा, यानी ऑप्शन रहेगा कि इसको ना बना के हम इसको बनाएंगे, इसको ना बना के हम इसको बनाएंगे, ठीक ना। तो वो विभिन्न दलों का रहेगा तब ना, यानी ज़्यादा लोग खड़ा रहेगा तब ना वो चुन पाएगा अपना जनता, ठीक ना। अब चलिए तीसरा देखते हैं कि निर्वाचन एक निश्चित अवधि के बाद अवश्य हो जाना चाहिए। निर्वाचन मतलब वोट जो है एक निश्चित अवधि के बाद अवश्य हो जाना चाहिए, ऐसा होता भी है, ठीक ना। 5 साल पे देखिए प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये फिक्स है कि होगा तो होगा। चौथा देखिए, विभिन्न दलों द्वारा अपने दलों के उम्मीदवारों का चयन योग्यता और कर्मठता के आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए ये पता ही गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता किस प्रकार लाभदायक है। इसका उत्तर हो जाएगा देखिए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से उसी प्रकार लाभ होता है जिस प्रकार उपभोक्ताओं को विज्ञापन के माध्यम से अपने सामानों की बिक्री के लिए लुभाया जाता है। जिस प्रकार से कहा गया है विज्ञापन कहने का मतलब एड्स यानी प्रचार के माध्यम से किस प्रकार देखिए अपने सामानों को बिक्री के लिए लुभाया जाता है। आप लोग यूट्यूब खोलते होंगे तो फर्स्ट में देखिए प्रचार आता है ना, जैसे आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे ही देख रहे हैं तो फर्स्ट में पहले प्रचार आया होगा, फिर बीच बीच में भी कभी प्रचार आते रहते। तो प्रचार में देखिए कोई सामान हो गया, जैसे मान चलिए लूडो का देखिए हो सकता है प्रचार आया होगा, बहुत सारे प्रचार आते रहते हैं। तो वो सभी क्या कर रहा है, अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है, हम लोग को दिखाया जाता है यानी लुभाया जाता है। उसी प्रकार नेता भी क्या किया जाता है ना कि लुभाता है। जब ढेर सारे प्रतिद्वंदी जब खड़ा हो जाते हैं ना तो वो बोलते हैं अरे वो खड़ा हुआ तो वो क्या करेगा, आप हमको जिताइए, हम आपको घर में नल लगवा देंगे, घर में एसी लगवा देंगे, फ्रिज लगवा देंगे, कूलर लगवा देंगे, सब कुछ लगवा देंगे। तो क्या होता है, ये सब बात जो है प्रतिद्वंदिता में निकलता है, यानी कि बहुत सारे जब लोग खड़े होते हैं ना तो उस टाइम जो है बहुत फेंका जाता है मतलब समझ गए ना, यानी हाई फेंका जाता है कि लोग जो है लोग ना पाए और वोट हम ही को दे दे। आप लोग समझ गए होंगे मेरी भावना को, कहने का मतलब। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का अर्थ है कि हमारे समाज के कमजोर वर्ग, विशेषकर अनुचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग चुनावी दंगल में सफल नहीं हो सकेंगे। इसी को ध्यान में रखकर लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 69 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 41 निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया गया है। यह होगा चौथा का उत्तर। अब हम लोग देखते हैं पाँचवा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन क्या है, मतदाता उस पर किस प्रकार मतदान करते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए इसका उत्तर देखिए कि इस मशीन का इस्तेमाल करना इतना आसान है कि अनपढ़ आदमी भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसके पूर्व मतदान हेतु मतपत्र छापा जाता था जिसमें उम्मीदवारों के नाम के सामने उनका चुनाव चिन्ह छिपा हुआ रहता था। यानी उम्मीदवार जो लोग खड़ा हुआ, मान चलिए किसी का जो है तीर है, किसी का क्या है तीर, मान चलिए तीर चिन्ह है, इस तरह से तीर चिन्ह है, तो क्या किया जाता था, पहले तीर चिन्ह छापा हुआ है और उसके उम्मीदवार का नाम लिखा हुआ, मान चलिए मेरा ही नाम मान के चलिए मान के चलिए है नहीं, मान चलिए मेरा ही नाम विकास नीचे लिखा हुआ और उसके नीचे जो है वोट देना है। तो अभी तक तो दिए नहीं हम, बट फिर भी क्योंकि हम भी जो है आप ही के एज के हैं, लगभग 18 है, ठीक ना, आप ही से थोड़ा सा बड़े होंगे, आपके बड़े भाई हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे क्या बोला, जिसमें उम्मीदवारों के नाम के सामने उनका चुनाव चिन्ह छिपा रहता था। तो जो लोग अनपढ़ जो लोग रहते थे वो कैसे वोट देते थे, इसीलिए जो है चुनाव चिन्ह रखा जाता है, क्योंकि नाम तो पढ़ नहीं पाएगा। अब चुनाव चिन्ह रहेगा ना तो चुनाव चिन्ह से देख लेगा, अच्छा ये दवात वाला है, ये धनुष वाला है, धनुष वाला के देना हमको ना, सोच कहें तो घर से धनुष वाला दे, धनुष वाला एजा मारो हम एजा टिप देंगे, ऐसे करके मतलब जो है लोग जो है अनपढ़ लोग वोट देते हैं। उसी तरह जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी उम्मीदवार के नाम के बगल में उसका चुनाव चिन्ह रहता है
उस चिन्ह के सामने का बटन दबाकर कोई भी मतदान कर सकता है। और उस चिन्ह उस जो है मतलब सामने बटन लगाया रहता है उसी को दबा देगा तो क्या हो जाएगा, उसका मतदान हो गया, यानी वोट वो दे दिया। चलिए अब छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करें। तो इसका देखिए पहला हो जाएगा कि विभिन्न संस्थाओं जैसे संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची तैयार करना, यानी जो निर्वाचन आयोग है उसका कार्य बताना। तो पहले तो आप लोग देख ही चुके कि जो सांसद है, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, इसके लिए जो है मतदाताओं की सूची तैयार करना हो गया पहला कार्य। दूसरा कार्य क्या है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निश्चय करना, यानी कि क्षेत्र का निश्चय करना, यानी कि कहाँ पे वोट मिलना चाहिए, कहाँ पे वोट पड़ना चाहिए। तीसरा है कि विभिन्न चुनावों और उपचुनावों का पर्यवेक्षण करना। चौथा कि निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारित करना, जैसे नामांकन तिथि, नामांकन की तिथि, नामांकन वापस लेने की तिथि, उम्मीदवारों के नामांकन की जांच तिथि तथा मतदान की तिथि, ये सभी कार्य होता है निर्वाचन आयोग का, ठीक ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि मतदान केंद्रों पर बूथ छापामारी कैसे रोकी जा सकती है। मतदान केंद्र पर, चलिए इसका उत्तर देते हैं। मतदान केंद्रों पर बूथ छापामारी मतदाता को जागरूक करके रोकी जा सकती है, ठीक है, जागरूक करके। कहने का मतलब बूथ छापामारी, कहने का मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि मतदान जो केंद्र होता है वहाँ पे बहुत ही जिसका ज़्यादा प्रभाव रहता है वहाँ पे समझ लीजिए गुंडा वाला रोल होता है, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि मतदान केंद्रों पर जो है बूथ छापामारी मतदाता को जागरूक कर रोकी जा सकती है। तो ये किसको रोका जाए, तो जो मतदाता जो होता है उसी को जागरूक करके उसी को समझाना पड़ेगा कि नहीं, कोई भी कितना भी फोर्स करे आप अपने मन से वोट दीजिएगा, जिसको अच्छा लगे उसी को दीजिएगा, ये नहीं कि वो ज़बरदस्ती कर रहा है तो उसी को देना। यह देखिए 7वां का उत्तर हो गया। अब जो इसमें जो है 7 ही क्वेश्चन है। अब इसका आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जिसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और यहाँ पे एंड स्क्रीन में भी शो करेगा कुछ सेकंड बाद, तो आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये दोनों जगह शो करेगा, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से, ठीक ना। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिएगा। और ये कमेंट आप करके ज़रूर बताइएगा कि और किस चीज़ पे आपको चाहिए वीडियो, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।